जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से हमारी साइंस की क्लास चल रही है एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जेईई वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत होकर के आप हमारी क्लास ले सकते हैं। और लाइन बाई लाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसके माध्यम से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताते हुए जाएंगे। ठीक है, और चलिए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को शेयर कर दें। हम इसमें जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सभी एक्टिविटी को भी करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपका जो किया कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। तो एक्टिविटी 1.1 में क्या है, हम लोग पहले लेंगे कि एक 100 ml का बीकर बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर लें और जल के स्तर पर क्या कर देंगे, निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, दिए गए नमक या शर्करा को, यानी जो भी आपके पास नमक होगा या शर्करा होगा यानी चीनी को, कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। ठीक है, अगला पॉइंट, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिएगा। जब आप घोलेंगे तो जल के स्तर में क्या करेंगे, आप बदलाव में ध्यान देंगे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, आप इतना प्रोसेस करेंगे। तो इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस प्रकार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ही आपका देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई होगी, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। तो मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, उसके माध्यम से और आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक जल है, जल के कण। इसमें हमने क्या कर दिया, हमने दूसरे स्टेप में नमक क्या मिला दिया, और मिलाने के बाद एक कांच की छड़ से काफ़ी देर तक हिलाया। तो क्या हुआ, देखिए चित्र 1 में लिखा है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में भी समावेशित हो जाते हैं। यानी देखिए, पहले जो जल के कण थे वो यहाँ तक थे, जैसे हमने कोई निशान लगा लिया, उसके बाद भी जल यहाँ तक ही है, अभी भी जल वहीं पर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम कोई भी पानी में कोई भी चीज़, नमक हो चाहे शर्करा हो, उसको घोल देंगे तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके जल के जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जब हम जल में नमक घोलते हैं, शक्कर घोलते हैं, तो नमक के कण जल के कणों के बीच में, यानी जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान हो जाता है उसको क्या कर लेते हैं, वो समावेशित हो जाता है, यानी वो उसमें जो कि घुल जाता है। इसलिए जो कि इसमें कोई जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। जल के स्तर में बदलाव नहीं आया तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे नमक के कण थे वो जल के कणों के बीच में घुल तो गए, इसलिए, और घुलने के बाद जो कि जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। अर्थात इसका कारण ये हुआ कि जो है, जो जल के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे कि ये पढ़ेंगे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट दिए, उसको समझिए कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टलों को, छोटे छोटे चीनी जैसे क्रिस्टल को ले लीजिए और इसको 100 ml पानी में घोल दें। 100 ml पानी में घोल दीजिए, 100 ml पानी में घोल दें, और घोलने के बाद क्या होगा, इस घोल में से लगभग 100 ml घोल निकाल कर इसे 90 ml जल में मिला देते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को लेकर के 100 ml पानी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या होगा, इस घोल में से 10 जो निकाले हैं उसे 90 ml जल में मिला दीजिए। उसके बाद इस प्रकार घोल को 5 से लेकर के 8 बार तक तनुकृत मतलब पतला घोलते रहिए उसको। घोलने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर कि 100 ml जल था, इस 100 ml जल में 4 से 5 2-3 क्रिस्टल लिए और पानी में जो कि मिला दिए। मिलाने के बाद इसमें से हमने जो कि
इसी 100 ml वाले में से घोल में से पोटेशियम परमैंगनेट के 10 ml जो कि घोल निकाल लिया, और निकालने के बाद क्या किया, एक 90 ml वाले पानी में डाल दिया, तो वो 100 ml टोटल हो गया। फिर ऐसे ही किया, फिर ऐसे ही करते तो लास्ट में जो हमको प्राप्त हुआ वो 100 ml ही प्राप्त हुआ। इससे हम क्या कहेंगे कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं कि प्रत्येक बार हमने एक बार घोला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इतने बार जो कि घोला, लेकिन प्रत्येक बार क्या हुआ, तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है। यानी जो कि इतने हल्के होते हैं कि जो कि पानी में बार मिलाने पर कि पानी का रंग कैसा होता है, हल्का होता जाता है, लेकिन फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। लेकिन पानी क्या होता है, फिर भी रंगीन नज़र आता है। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते होंगे कि अभी तक जो कि वो घुल नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं, आगे है, यह प्रयोग दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। ठीक है, छोटे जो हमने क्रिस्टल बनाया तो पानी में घोलने पर क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा ले लीजिए, चाहे 1000 लीटर जो कि पानी ले लीजिए, फिर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्मतम कण होंगे। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक कण में भी जो कि कई सूक्ष्म कण होते हैं, और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने 3 कण मिलाया था, और उसके बाद जब 3 से 4 बार उसको हमने जो कि अलग अलग बीकर में डाला, लेकिन पानी का रंग जो कि रंगहीन नहीं हुआ, यानी रंगीन ही रहा, यानी कलरफुल ही रहा, अर्थात हल्का कलरफुल रहा। लेकिन कह सकते हैं कि पानी के जो कण हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि इतने कणों में छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। आगे है कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति कि ये जो कण होंगे उनको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। यानी जब आप जो कि है डिटॉल ले लीजिए 2 ml, और जो कि है पानी में डाल करके 2 ml पानी को जल में मिलाते रहेंगे, और मिलाने के बाद जब कई बार तनुकृत करते रहेंगे, तनुकृत उसमें पानी डालते रहेंगे, लेकिन जो कि है डिटॉल की महक उसमें हमें मिलती ही रहती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो एकदम छोटे से छोटे कण होते हैं, यानी पदार्थ को, और जो कि है पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। आगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कणों के बीच में क्या इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यानी जो पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अभी जैसे क्रियाकलाप हमने कौन सा देखा, 1.1 देखा, 1.1 देखा, 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार से हमें ये पता चला कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, छोटे जो कि रिक्त स्थान होते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से, और पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है हमने ये पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील भी होते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये भी जानेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको देखिए, अब अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। बुझी हुई अगरबत्ती रख दें,
अब उसको जो कि क्या करेंगे, आप उसे जलाइए मत हैं। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहती है। यानी जब अगरबत्ती जो है किसी हम कोने में अपने घर के किनारे या किसी क्लास में भी हम जो कि अगरबत्ती बिना बुझी बुझी हुई अगरबत्ती उसको आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे, आप किसका अनुभव करेंगे, पता चलेगा कि आपको उसकी महक लेने के लिए उसके नज़दीक में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उसको जला देंगे, तो जलाने के बाद क्या होता है कि अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो आपको खुद ही मिलती रहती है, जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जल से भरे 2 गिलास लें। क्रियाकलाप ये हमारा 1.3 था, अभी 1.4 पढ़ रहे हैं, फिर आपको और आसानी से समझाएंगे। 1.4, जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण के नोट करें। अब आपने क्या इसमें ऑब्जर्वेशन किया, क्या आपने समझा, उसको देखेंगे। स्याही की बूंद डालने पर तुरंत आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने पर तुरंत आपने क्या देखा, ये बताइए। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, आपको ये बताना है। 1.5 में क्रियाकलाप में क्या था कि 1 गिलास गर्म पानी और दूसरे में ठंडे पानी भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमानेंट का एक क्रिस्टल डाल दें। एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दें और एक बार रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, नीचे जो कि सतह होती है उसको ऊपर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, इसके ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। उपयुक्त जो क्रियाकलाप 1.3 था, 1.4 था और 1.5 था, ये तीनों क्रियाकलाप के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। और यहाँ से जो कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपने क्या देखा कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में निरंतर गतिशील होते हैं। क्यों, अर्थात कह सकते हैं कि जो पदार्थ गति करते हैं, यानी जो पदार्थ लगातार गतिशील करते रहते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात अगर होते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप बताएंगे उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी जब हम कणों के बीच में तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए क्या तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो आप बोलेंगे हाँ, कि हम जब पदार्थ के जो कण होते हैं अगर हम जो कि तापमान बढ़ाएंगे उनका, तो उनके अंदर कणों की जो गति होगी वो कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने यह देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण वो समावेश हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही, यानी जो दो पदार्थ होते हैं जो आपस में अंतः मिश्रित हो जाते हैं, दो पदार्थों का कह सकते हैं कि जो दो विभिन्न पदार्थ हों उनका स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, यानी जब किसी हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके बीच में जो कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील करते रहते हैं तेज से, और जो कि दो विभिन्न पदार्थ हों जिनके कणों का जिनके जो कण हैं स्वतः ही जो कि क्या हों,
आप जो कि है स्वतः ही क्या हो, मिलना शुरू हो जाएं, उन्हें विसरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की दर तेज़ हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो विसरण की दर तेज़ होगी या धीमी होगी, तो आप कहेंगे कि गर्म करने पर पदार्थ की जो विसरण की दर होती है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जो कि इसको वीडियो को भेजें। धन्यवाद।